प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, SRNB जैनर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज खम्मम। बेटा, आज हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन नामक आधुनिक कविता। मेरा नया बचपन नामक आधुनिक कविता। और इस कविता के परिचय, कवयित्री परिचय, इन सब बातों से हम परिचित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नया बचपन, कवयित्री का परिचय पहले देख लीजिए बेटा। कवयित्री का नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी मेरा नया बचपन आधुनिक कविता की कवयित्री हैं। आपके पति हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। आपके पति हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। बेटा, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा परिचय कवयित्री का दिया गया है, क्योंकि रचनाकारों के संक्षिप्त परिचय नामक एक निबंधात्मक प्रश्न हमें लिखना है। उस प्रश्न लिखते समय हम सुभद्रा जी का पूरा जीवन परिचय उसमें सुनेंगे। आपका जन्म, अन्य विशेषताएं, आपकी कविता की शक्ति, इन सब बातों पर वहाँ पर विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर क्या है कि कवयित्री जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई कविता पढ़ते हैं तो उस समय, और उसके सारांश लिखते हैं तो उस समय कवयित्री का संक्षिप्त परिचय लिखना आवश्यक होता है। इसलिए मैं यहाँ पर सुभद्रा जी के संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ। तो बात समझ में आ गई होगी आप सबको। तो देखिए, आपका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान और आपके पति हैं ठाकुर रामनाथ सिंह। तो सुभद्रा जी की विशेषताएं क्या हैं यह देखेंगे कि आप अपने पति रामनाथ सिंह जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर कारावास गए हैं। क्योंकि आप जिस समय में रहे थे वह तो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, तो इसलिए आपने अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास में भी कुछ दिन रहे हैं। और आप मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी रहे हैं हमारे सुभद्रा जी। आपकी विशेषताओं में अन्य विशेषता है कि नारी चेतना की प्रमुख कवयित्री के रूप में आपको हम देखते हैं। नारी चेतना, क्योंकि उस समय के नारी होकर, पढ़े लिखे होकर आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, इसका मतलब है कि आप नारी चेतना से परिपूर्ण हैं। इसीलिए आप यह सूचना भी सभी नारी को देना चाहती हैं कि नारी चेतना किस तरह होना चाहिए, नारी को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इस बात पर उनकी कविताएं हमें आगे ले जाती हैं। समस्त नारी जन के लिए ये चेतना के प्रसूत हैं। देश प्रेम एवं पारिवारिक प्रेम का समन्वय करना भी हमें हमारे कवयित्री सिखाती हैं कि देश प्रेम एवं पारिवारिक प्रेम, ये दोनों, कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कवयित्री हमें सूचित करना चाहते हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं। क्योंकि जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता वो देश से भी प्रेम नहीं कर पाता, और जो देश प्रेम करता है वो ज़रूर अपने परिवार को भी चाहता है, परिवार से भी प्रेम करता है। माने परिवार और देश अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक समान है। यही आपके विचारधारा है हमारे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो आपकी प्रमुख रचना, माने बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यह जो है आपका संक्षिप्त परिचय है। विस्तृत परिचय में हम आपके पूरे जिंदगी और आपकी रचनाएं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा। अब तो संक्षिप्त परिचय में आपकी अत्यंत प्रमुख रचना
कालजयी रचना के रूप में हम कह सकते हैं और बहुत ही प्रशंसा पात्र है और सबके यादों में रहने वाली कविता है आपकी झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब भी जनता के जिह्वा पर, उनके जीभों पर, उनके यादों पर यह रचना स्थिर हो गई है, इसलिए हम आपकी प्रमुख रचना के रूप में झांसी की रानी को बताते हैं, है ना बेटा। तो अब सुनिए कि यह कविता क्या है। मेरा नया बचपन। बचपन तो सबके लिए एक ही होता है और वो ज़िंदगी में एक ही बार आता है ना। तो ले कवियत्री का कहना क्या है कि आप जो है एक नया बचपन मांग रही हैं या क्या कहना चाहती हैं आप, यह इस कविता में हम सुनेंगे। तो कविता परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता में सुभद्रा जी बचपन को जीवन का स्वर्णिम काल कहती हैं, है ना बेटा। जीवन में सबसे स्वर्णिम काल जिसको हम कह सकते हैं वो है बचपन, क्योंकि बचपन जो है बहुत ही सुंदर होता है हर किसी के जीवन में। इसलिए यहाँ पर कवयित्री अपने बचपन की यादों के माध्यम से हम सबको भी अपना अपना बचपन याद दिलाती हैं कि बचपन किस तरह सुंदर होता है ना। उसके अंतर्गत क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी स्थितियों से गुजरते हैं मानव, और उनके विचारों में किन किन प्रकार के भेद आ सकते हैं, किन किन प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, है ना। इन सब विचारों पर हमारे कवयित्री यहाँ पर हमें दिखाना चाहती हैं। बेटा यहाँ जो लाल रंग में है वो है पद्य कविता और जो काले अक्षरों में है वो है उस कविता का भाव, है ना। तो मैं दोनों पढ़ के सुनाती हूँ, आप पहले सुनिए। कवयित्री कहना चाहते हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया तू ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। फिर से पढ़ूंगी, देख लीजिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यहाँ पर कवयित्री अपने बचपन को बार बार याद करती है। क्यों? क्योंकि जब से बचपन चला गया, हे बचपन तेरी याद मुझे बहुत आती है, और गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब से तू चला गया मेरी सबसे मस्त खुशी भी तू लेके चली गई, ऐसे आरोप करती है। मतलब क्या है, जब तक हम बचपन में माने बचपनी उस स्थिति में रहते हैं, बालकपन स्थिति में ही जब तक हम रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सुख होते हैं, सुखी ज़िंदगी प्राप्त होती है सबको अपने बचपन के जीवन में, है ना। जब से बचपन चला जाता है, लेखिका कवयित्री का कहना क्या है कि जब से बचपन चले जाते हैं हमारे ज़िंदगी की सब खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी आपकी कहनी है। देखिए भाव में क्या कहा गया है। सुभद्रा जी अपने खोए हुए बचपन के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि उनका बचपन जो है वह खोया हुआ है, माने वो तो चला गया, अब बड़े हो गई वो, है ना। जब वो बड़ी हो गई तो उसके बचपन क्या हुआ, गुजर गया, है ना। वो तो निकल गया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है एक बिंदु पर आरंभ होता है और एक बिंदु पर ख़त्म हो जाता है। जब जो प्रयाण हमारा चलता रहता है तो बचपन क्या है हमारा पीछे छूट जाता है ना। तो जब ये बचपन पीछे छूट गया, इसको देखकर कवयित्री उस बचपन की मधुर याद बार बार आती है। वह अपने
बचपन की स्थिति को बार बार याद करती रहती हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से बचपन चला गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी भी चली गई। कवयित्री क्या कहना चाहते हैं कि जब से मेरे ज़िंदगी से बचपन चला गया, माने जब से मैं बड़ी हो गई, तो जीवन की सबसे मस्त खुशी भी चली गई। यहाँ मैं आपको और एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह जो कविता है, यह लड़की को दृष्टि में रखकर लिखी गई कविता है ना बेटा। लड़के माने लड़कों का भी ज़िंदगी इसी तरह होता है, लेकिन लड़की की ज़िंदगी से अगर हम तुलना करें तो लड़कों का ज़िंदगी थोड़ा अलग प्रकार का होता है, क्योंकि हमारे समाज में जो है लड़की के लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लड़कों के लिए उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक बच्ची माने एक लड़की अपनी ज़िंदगी की बातों को याद करते हैं और अपने परिणाम की दशाओं को खुद पहचानती है। पहचान कर हमें भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी उसी रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी एक ही प्रकार से होता है ना। सब लोग उसी तरह जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उसी तरह खाना खाते हैं। मैंने कुछ सब्जी वब्जी अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाना तो सबको खाना ही है ना। बड़े तो सब लोग होते हैं, समय तो उतना ही मिलता है ना। माने जो साधारण सी चीज़ें हैं, जो समन्वयात्मक चीज़ें हैं, वो सब हम सबके लिए एक जैसे ही होती हैं। तो उसी तरह देखें तो जिस प्रकार एक बच्ची का जीवन होता है, माने एक लड़की का जीवन किन किन दशाओं के माध्यम से गुजरता है, यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर कवयित्री हमें दिखाना चाहती हैं। जब बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, माने वहाँ से आरंभ होती है कविता की। जब कवयित्री अपने ज़िंदगी को यहाँ पर हमें दिखाना चाहते हैं कि अपने बचपन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वो हम सब के बचपन को भी याद दिलाना चाहते हैं। यह जो कविता है कवयित्री के आत्मकथात्मक कविता के रूप में हम देख सकते हैं कि वह अपने बचपन से अपने बारे में खुद बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, इसलिए मुझको मतलब यहाँ कवयित्री को। जब हम यह कविता पढ़ेंगे तब वो हमारे लिए लागू हो जाता है ना। तो कवयित्री कहती है कि मुझको बचपन की याद बहुत ज़्यादा है, बचपन मुझे तेरी याद बहुत आ रही है, क्योंकि जब से तू मेरी ज़िंदगी से चली गई तब से मेरी मस्त खुशियाँ भी निकल गई मेरे पास से, ऐसे कहती हैं हमारे कवयित्री। अगला देखिए, बचपन कैसा होता है किसी के ज़िंदगी में। यहाँ पर कवयित्री अपने बचपन को दिखाते हुए हमें माने सबका बचपन एक जैसा ही होता है ना, तो वो दिखाना चाहते हैं कि चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। फिर से सुनिए बेटा, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। है कि नहीं, कैसे होते हैं बचपन में, हम सबको भी याद है। और अगर कोई कुछ भूल गया तो एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए कैसा होगा उनका जीवन। चिंता रहित माने उसमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों में उनके लिए क्या चिंता होगी, कोई चिंता नहीं। क्यों, वे कुछ काम नहीं करते, बस एक ही काम है उनका कि खाना खा लेना, खेलना और इधर उधर फिरना, है कि नहीं। वे लोग तो ऐसे ही रहते हैं कि उनके लिए बहुत सीमित दुनिया रहती है और वे किसी भी बात पर चिंता नहीं करते। कुछ कमाना है, कुछ रखना है ना, ये सब बातें बाद में सिखाए जाते हैं। इसलिए बचपन
जैसा होता है, जैसे पहले ही कहा गया है ना, कि स्वर्णिम काल, कि यहाँ पर बचपन की ज़िंदगी कैसे होती है, बिना चिंता के, चिंता रहित, बिना चिंता के और निर्भय होकर। उन्हें कोई डर भी नहीं रहता। वो चाहे कुत्ते के पास चले जाए या सिंह के पास, हम वो भी पढ़ेंगे भारत में। वो सिंह सिंह के बच्चे से खेलता रहता है, वो छोटा सा बेटा भरत। माने उन्हें वो सिंह हो या कुछ गाय बैल हो, सबके पास वो अपने आसानी से निर्भय से चले जाते हैं बच्चे, और स्वच्छंद होकर जाते हैं, कि किसी के कहने पर नहीं जाते, वे अपने आप चले जाते हैं और उन्हें कोई रोकता भी नहीं। माने कोई रोक टोक नहीं होता उन पर, और वे अपने मन से माने खेलते कूदते चले जाते हैं, और वो भी स्वच्छंद होकर, किस बिना कोई बंधन के, बिना चिंता के, बिना डर के वे खाना खा लेते हैं, खेलते रहते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं बच्चे। इसलिए कवियत्री क्या कहती हैं, कैसे कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन में हम जो भी आनंद पाते हैं उसकी तुलना हम और किसी आनंद से कर नहीं सकते, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। बचपन की यादें जो हैं वो हमारे दिल में ऐसे ही घर कर रह जाते हैं, है ना। तो भाव में क्या कहा गया है, कवियत्री पूछती हैं कि कैसे भूला जा सकता है बचपन का वह अतुलित आनंद। वो आनंद जो है अतुलित है, माने उसकी तुलना हम और किसी से नहीं कह सकते। बचपन में हम जो भी काम करते हैं वो सब हमारे लिए बहुत मूल्यवान होते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी बातों को भी हम याद करते हैं। ऐसे बचपन के अतुलित आनंद को कैसे भूला जा सकता है, हम कैसे भूल सकते हैं, ऐसे कवियत्री पूछते हैं। क्योंकि बचपन जो है वो चिंता रहित होता है, वहाँ कोई भी चिंता का भाव ही नहीं होता, और बच्चे निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से फिर से रहते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, वो स्वच्छंद रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए कवियत्री सदा अपने बचपन को याद करते हैं, है ना बेटा। बात समझ में आई है ना। और तीसरा देखिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीतड़ों में रानी। फिर से सुनिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीतड़ों में रानी। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ना ऊंच नीच का ज्ञान होता है और ना छुआछूत का ज्ञान। बच्चे हर किसी के हाथ में आसानी से चले जाते हैं, है ना। कोई भी उन्हें पकड़ना चाहता है, उनके हाथ वे निडर होकर, निर्भीक होकर चले जाते हैं, अपने दोनों हाथ पसार कर उनके हाथों में वे लग जाते हैं, है ना। उनके गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो हर किसी को प्यारे होते हैं बेटा, बच्चे जो हैं हर किसी को प्यारे होते हैं, वो किसी भी जाति में जन्म क्यों न लें, लेकिन छोटा बच्चा जो है छोटा बच्चा ही होता है, वो हर किसी को प्यारा ही होता है। और यहाँ कवियत्री और एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह चाहे अमीर हो या गरीब, उनके घर में अगर बच्चा हुआ तो वो अमीरों के घर में हो या गरीबों के घर में, बच्ची जो है रानी जैसी ही जीती है कि नहीं। किसी के घर में लड़की पैदा हुई तो कैसे देखेंगे उस लड़की को, एक रानी की तरह। छोटी बच्ची है तो सब लोग उससे प्यार करते हैं। माने बच्चों के लिए छुआछूत का ज्ञान नहीं होता, और बच्चों को देखकर कोई भी छुआछूत का ज्ञान पालन नहीं करते। दोनों प्रकार से हम यह अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने। किस बच्चे को पता है कि इनको हमें छूना है, इनको नहीं छूना है, इनके गोद में ही जाना है, इनके गोद में नहीं जाना, ऐसे बच्चे कभी नहीं सोचते। और उसी प्रकार बड़े लोग भी, बच्चा किसी का प्यारा देखा
तो उसको अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने गोद में बिठा लेते हैं, उन्हें प्यार करना चाहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि ये छुआ, इनको छूना नहीं। हाँ, बच्चा तो भगवान होता है, ऐसा मानते हैं ना। तो सब लोग उसको प्यार करने लगते हैं, उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। यही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। बनी हुई है वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी। झोंपड़ी माने एक छोटी सी कुटिया, और चीथड़ों में माने रद्दी वगैरह, माने गरीब कंगाल के घर में भी अगर बच्चा हुआ, बच्ची हुई, तो वो अपने घर की रानी ही बनकर रहती है। यही कवियत्री दिखाना चाहती हैं, है ना। भाव देखिए। बचपन के समय किसी के हृदय में ऊंच नीच का भेद और ज्ञान नहीं होता है। यही मैं पहले कही थी कि बचपन में जो है किसी के मन में ऊंच नीच का भाव, माने ये हमसे बड़े हैं, ऐसा ऊंच नीच जाति के बारे में या छुआछूत के बारे में ऐसा भेदभाव नहीं होता, और ऐसा ज्ञान भी किसी को नहीं होता। उस समय छुआछूत के भेद को भी सब भूल जाते हैं, है ना। उस समय छुआछूत के भेद को भी सब लोग भूल जाते हैं, अर्थात सबके बच्चे प्यारे ही होते हैं। हर किसी का बच्चा प्यारा ही होता है ना। वो किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है और वह प्यारा होता है। अमीर का घर हो या गरीब का घर, बच्ची अपने घर की रानी बनकर रहती है ना। किसी के घर में बच्चा जन्मा हो, बच्ची अगर लड़की होगी तो और भी प्यार से देखते हैं उसको। कहीं पर कहते हैं कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है, और तो कोई कहते हैं रानी, है ना। इसलिए कवियत्री बच्ची को झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी की उपाधि देती हैं। वो झोंपड़ियों में भी रानी थी, चीथड़ों में भी रानी थी, अमीरों के घर में भी। कहीं पर भी बच्ची हुई तो वो तो अपने घर की रानी ही बनकर रहती है, ऐसा कवियत्री का मानना है। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा होगा, देखिए। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचा कर सोना घर आबाद किया। बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर, है ना। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचा कर सोना घर आबाद किया। देखिए, जब किसी के घर में अगर कोई बच्चा नहीं होता तो उस घर में आवाज़ कैसे आती है। जब बड़े कुछ बात करते हैं तो घर के बाहर कोई आवाज़ पहुंचता है, वरना नहीं तो लोग क्या समझेंगे, घर में कोई है या नहीं है। घर तो सूना सूना ही लगता है। जब घर में बच्ची पैदा हुई तो क्या होगा, वह अपने किलकारियों से और किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद कर देती है कि नहीं। जब किसी के घर में बच्चा हुआ, अगर बच्ची उस घर में पैदा हुई तो देखिए वो इतनी हंसती है, रोती है ना। हाँ, कोलाहल मचा देती है। तो सब लोगों को पता चलता है कि हाँ, इनके घर में छोटी बच्ची जन्मी है, इनके घर में छोटी बच्ची है कि नहीं। वो तो उसने क्या किया, सूना घर आबाद किया। जो शून्य है उस घर में उस शून्यता को भेद डाला और वहाँ पर एक आवाज़ पैदा की, है ना। माने घर में कोई शब्द जन्मा है कि नहीं। हाँ, वो अपने किल्लोल से, है ना, किलकारियों से वो इतनी हंसती है और कभी कभी इतनी रोती भी है कि सब लोग आकर देखने लगते हैं कि क्यों बच्चे ऐसी कर रही है कि नहीं। सबके घर में एक साधारण सी विषय है, लेकिन कवियत्री इसकी ओर हमारे ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। और किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। आप देखे होंगे छोटे से बच्चे कैसे होते हैं। वो उनका पेट तो बहुत छोटा होता है ना। आधे घंटे में एक बार उनको दूध पिलाना पड़ता है। माने दूधमुही कहते हैं उनको। उनके मुंह में जब देखो तब दूध ही दूध होता है। माने वो जब भी देखो दूध पीते ही रहते हैं। आधे घंटे में उनका बहुत छोटा सा पेट होता है ना, जल्दी भर जाती है और जल्दी खाली भी हो जाती है, इसलिए उनको ज़्यादा दूध पिलाना पड़ता है। और अंगूठा
चूसा पिया, अंगूठा चूस सुधा पिया। वो जब आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं अपने अंगूठा अपने मुंह में डालकर सोते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं कि कहा जाता है उनके अंगूठे में सुधा होता है। सुधा माने अमृत, इसलिए वे लोग उसको अपने मुंह में डालकर चूसते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। जो साधारण सी बात है उसको यहाँ पर कवयित्री एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमें दिखाना चाहती हैं। देखिए क्या कह रही हैं यहाँ पर कवयित्री कि यहाँ कवयित्री बच्चे के आने के बाद घर में होने वाले परिणामों को सूचित करती हैं। जब बच्चे जन्म ले हैं उस घर में, तो क्या हुआ कि बच्ची के आते ही सूना घर आबाद हो गया, है कि नहीं। सूना घर जो है वो आबाद हो गया, माने घर में कोलाहल मच गया। उसके किलकारियों से पूरा घर आनंदित हो उठता है ना। घर में बड़े लोग कितने भी क्यों न हो, लेकिन एक बच्ची के होने से पूरा घर आनंदित हो जाता है और पूरे घर में कोलाहल फैल जाता है। वह सदा दुधमुही रहती है और अंगूठा चूसते हुए सुधा पान करते हैं बच्चे, है ना बेटा। अगला देखिए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। देखिए, और भी एक प्रकार का परिणाम बच्ची के आने के कारण, है ना। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बच्चे के हर बात घर वालों को संतुष्ट करते हैं। उसका रोना भी और उसका मचल जाना भी, इधर उधर जाना भी, गिरना भी, है ना। कभी कभी जब हम उनको खाट पर बिठाते हैं या पालन पर झुलाते हैं, हाँ, सूरदास जी इसी विषय को लेकर अपने वात्सल्य रस प्रधान कविता रचनाएं की है ना। हम सुने थे वो भी सूरदास सुनते समय, है ना। जब बच्ची पालन में है या फिर खाट पर सोई हुई है तो उसने रोया या फिर उसने इधर उधर मचला या कुछ इधर का उधर कर दिया, सब बातें, छोटी सी छोटी बातें भी, ने छोटी सी छोटे काम भी बच्चों द्वारा किया गया, ये सब जन इसको दृष्टि में रखते हैं। माने सब इसको देखकर आनंदित होते हैं। वो बहुत ही सुंदर लगता है। वो जो भी काम किया, अगर वे रोए तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। नहाते हैं जब हम नहाने जाते हैं ना उनको, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा काम किए तब भी बहुत अच्छा लगता है। माने ये सब जो है समाज को एवं जनता को, विशेषकर परिवार वालों को बहुत ही आनंदित करते हैं बच्चों की ये सब चेष्टाएं, है ना। इसके साथ साथ और क्या होगा, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। जब बच्चे रोने लगते हैं तो कवित्री कितनी देखिए वो कहना क्या चाहते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू, बहुत बड़े बड़े आंसू आते हैं उनके मुंह से। तो वो आंसू कैसे लगते हैं, जयमाला जैसे, है ना। जब आंखों से गिरकर वक्ष पर चले जाते हैं, है ना। वो पूरा बदन जो है उनका इसी आंसुओं के साथ भीग जाता है। तो उसको कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि जयमाला के रूप में उनके माने धारा लगती है इन सब आंसुओं की, ऐसा उनका रोना होगा। माने ये सब चेष्टाएं जो हैं परिवार वालों को बहुत ही आनंदित करती हैं, यही कवित्री कहना चाहती हैं। तो इनके भाव में क्या लिखा गया है देखिए, सुभद्रा जी का कहना है कि बच्चों की हरकतें घर वालों को आनंदित करती हैं। बच्चे जो भी छोटा सा काम भी क्यों न कि वो घर वालों को आनंदित करते हैं और घर वालों में चर्चा का विषय बनता है। देखो इसने ऐसा किया, वो आधे घंटे के पहले ऐसा किया, अभी अभी ऐसा कर रहा है, ये सब बातें उनके चर्चा के विषय बन जाते हैं। उनका रोना और मचल जाना भी बहुत सुंदर एवं सुखदायक होता है। सब लोग इनकी ओर देखते रहते हैं कि ये कैसे हंसते हैं, उनको हंसाते हैं, चूमते हैं, उनके हाथ पैर पकड़ते हैं, है ना। बच्चे जब रोते हैं तो ऐसा लगता है कि वे बड़े बड़े मोती से आंसुओं की जयमाला पहने हुए हैं, है ना। मोती जैसे आंसू होते हैं इनके,
उनके जयमाला पहने हुए जैसे दिखाई देता है। और अगला देखिए, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीरयुत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। फिर से पढ़ती हूँ, सुन लीजिए। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीरयुत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। तो क्या हुआ, जब बच्चे रोने लगे तो घर वाले, देखिए बेटा, अगर बच्चा रोया तो पूरे घर वाले ही नहीं, इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं, है ना, आकर के क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, देखा कुछ हुआ क्या, ये करो वो करो। जब तक वो रोना बंद नहीं करते तब तक कोई चैन के सांस नहीं ले सकते। तो जब बच्ची रोने लगी तो एक एक व्यक्ति एक एक उपाय लेकर हाजिर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दादा ने चंदा दिखलाया। जब बच्ची एकदम रोने लगी तो दादा उसको उठा कर लेके गए और उन्होंने क्या किया कि चांद, आकाश में जो चांद है ना, उसको दिखलाने का प्रयास किया। देखो देखो देखो, चांद है, देखो। हम ऐसे ही दिखाते हैं ना कि कुत्ता जाता है, देखो, फैन देखो, ये देखो वो देखो। इन माने उनकी दृष्टि जो है हम भटकाना चाहते हैं कि इधर उधर करने से रोना बंद कर दे, है ना। उसी तरह दादा जो है चंदा दिखलाया तो नेत्र नीरयुत दमक उठे। अभी अभी उसके आंखों में पूरा पानी भरा हुआ है। नीरयुत माने आंसुओं से भरे नेत्र जो है चमक उठे, वो चमकने लगे, क्योंकि उसमें चंदा जो है वो प्रतिफलित होने लगा, है ना, प्रस्फुटित होने लगा। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। जब चांद को देखा तो रोना बंद हो गया और मुस्कान उसके मुंह पे आ गया, है ना, हंसने लगी बच्ची। तब जाकर सबके मन शांत हुए। हम चलो, अब जाकर बच्ची रोना बंद की, है ना। माने सब लोग, घर वाले सब शांत कब जब रहेंगे, जब बच्चे रोना बंद करे, तभी ये लोग शांत से बैठ सकते हैं, है ना। तो देखिए भाव क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सुभद्रा जी एक साधारण सत्य को सूचित करते हैं कि बच्ची का रोना सुनकर घर के सब लोग विह्वल हो उठते हैं। ये बात सही है, हर किसी के घर में हम यह बात देखते हैं, इसलिए यह एक साधारण सी बात है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर कवियत्री प्रस्तुत करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय करता है कि बच्ची को हंसाने के लिए, है ना। जब बच्ची रोती रहती है तो उसको हंसाने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय करने लगता है। इस दौरान दादा ने बच्ची को चंदा दिखलाया तो उसके नीर भरे नेत्र चमकने लगे, है ना। जब दादा ने उसको चंदा दिखलाया तो उसके आंखों में पूरा क्या है, आंसू भरे हुए हैं, वो नीर भरे नेत्र चमकने लगे। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। जब चांद को देखी बच्ची तो वो हंसने लगी। इस प्रकार बच्ची की धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे आनंदित हो गए, है ना, क्योंकि जब बच्ची रोना बंद की तब जाकर सबके मन को शांति प्राप्त होती है। अगला देखिए, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। देखिए दुख की स्थिति और कष्ट जो है वो आरंभ हो गई है। देखिए, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो क्या वह वही स्थिति में रह जाती है? नहीं, है ना, बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाते हैं? तो कवित्री अपने आप को कोस रही है, मैं तो मतवाली हूँ, पागल गई हूँ मैं तो बहुत ही जल्दी दौड़ दौड़ कर बड़ी हो गई मैं। मतलब हम जैसे बड़े होते हैं अनजान में ही हो जाता है ये सब। हम रोज़ रोज़ थोड़े ही अपने को नापते हैं, हम रोज़ रोज़ थोड़े ही देखते हैं कि हम कितने बड़े हुए, है ना। अचानक ही बड़े हो जाते हैं।
इस बड़े होने का माने ये भी एक साधारण सी ही स्थिति है। इस साधारण स्थिति को कवियत्री कैसे दिखाना चाहते हैं? वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। क्योंकि बचपन जो है वो बहुत ही सुखदायक स्थिति है। वहाँ पर निर्भीकता है, ना कोई डर है, ना छुआछूत का ज्ञान है, ना किसी प्रकार का डर है, भय है ना। हम स्वच्छंद रह सकते हैं। ऐसे सुखदायक स्थिति को ने जब सारे घर वाले अपने सब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बच्चों को देना चाहते हैं, इस प्यार भरी दुनिया को छोड़कर, ऐसे सुखदायक साम्राज्य को छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। अरे मैं क्यों बड़ी हो गई आज? ऐसी माने दुखदायक दुविधा स्थिति में है यहाँ पर कवियत्री। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। जैसे कि मैं लूट गई, है ना। लोग कहते हैं ना, हमारे पास जो कुछ साम्राज्य या कुछ धन है वो अगर किसी ने लूट लिया तो हम क्या कहेंगे? लुट गई मैं। और ठगी हुई, किसी से मैं ठगी हुई हूँ, है ना, धोखा खा गई मैं, है ना। तो ऐसे द्वार पर खड़ी हुई। द्वार पर खड़े होने का मतलब क्या है बेटा? वो माने हमारे घर के द्वार नहीं बोल सकते यहाँ पर। माने अब वह बच्ची भी नहीं रही, और उस दशा के बाद, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, माने वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में माने स्थिति में, दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। उस द्वार पर वह खड़ी हुई है। मतलब जो बचपन का जो सुखमय साम्राज्य था उसको छोड़कर वह बड़ी होने लगी। देखिए बेटा, समाज हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह भी हमें देखना है। बचपन में अगर हम रोए नहीं तो लोग बहुत ही अचरज से देखते हैं हमारी ओर। ये बच्चा क्यों नहीं रो रहा है? इसको तो रोना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बालानाम रोदनम बलम, है ना। जब छोटे से छोटे बच्चे होते हैं उनको दिन में एक आध बार रुलाते हैं, जानबूझकर रुलाते हैं, क्योंकि रोने से ही उसके अंदर जो मलिन है वो सब बाहर निकलते हैं और उसको बल भी मिलता है। लेकिन जब बड़े होने के बाद रोएंगे तो क्या कहेंगे? अरे बच्चा है, क्यों रो रहा है? देखा, माने अपनी आयु के साथ, अपनी उम्र के साथ, अपनी स्थिति के साथ लोग हमसे व्यवहार करते हैं। तो इसलिए अपने बचपन के लूट जाने पर यहाँ पर कवियत्री रो रही हैं और खुद को क्या कहती है? मैं तो मतवाली, अरे मैं तो पगली गई हूँ, क्यों बड़ी हुई थी मैं, है ना। ऐसा प्रश्न करती है। देखिए, कवियत्री खुद को मतवाली या पगली समझती है, जिसने ऐसा सुख का साम्राज्य छोड़कर बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। जब बच्चों को देखिए, वे क्या कहेंगे? मुझे जल्दी बड़े हो जाना है, जल्दी बड़े हो जाना है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तब पता चलता है बड़े होने में कितना कष्ट है ना। बड़े होकर समाज के बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बच्चों के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस दो ही काम है, खाना और खेलना, है ना। तो ऐसे रहना हम उस समय में तो हमें पसंद नहीं होता। जैसे कि माँ जैसा खाना पकाना है या गाड़ी चलाना है, हाँ, तरह तरह के कपड़े पहनना है, ये सब इच्छाएं उस समय पे होते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि ये बड़ा होना कितना मुश्किल का काम है ना। इसलिए यहाँ पर कवियत्री भी खुद को कोस रही हैं, है ना। वो क्या कहते हैं कि मैं तो मतवाली हूँ और पगली गई हूँ, क्यों मैं इस सुख का साम्राज्य छोड़कर, कौन कहता है कि ऐसा कष्ट वाली दुनिया में कदम रखना, है ना। लेकिन समय तो होता है हर किसी का, और समय के मुताबिक तो हमें चलना ही पड़ता है ना। अब वह एक ऐसे द्वार पर खड़ी हुई है जो बचपन और किशोरावस्था के बीच की कड़ी है ना। बचपन की अवस्था और किशोरावस्था, इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में उस द्वार पर अब वह खड़ी हुई है। इसलिए
कड़ी अलग है बेटा, खड़ी अलग है। दोनों की कड़ी माने दोनों का लिंक जो कहते हैं ना वो है। और खड़ा होना मतलब स्टैंड, वहाँ पर खड़ी हुई माने वो उस स्थिति में है कि जो अवस्था है वह किशोरावस्था और बाल्यावस्था दोनों के बीच का जो लिंक कड़ी है वहाँ पर खड़ी है आज की लड़की। इसलिए वह खुद को लुटी हुई और ठगी हुई मान रही है, वरना क्या उसका जो बचपन है वह अपने को कुछ ठगी हुई और लुटी हुई के रूप में मान रही है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में चंचल छैल छबीली थी। फिर से देखिए, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में चंचल छैल छबेली थी। जब वह किशोरावस्था में कदम रखी तो उसकी स्थिति कैसे बदल जाती है एक लड़की की, है ना। अनायास ही माने बिना कुछ प्रयत्न करे ही उसकी आंखों में लाज और शर्म ये दोनों आ गई। माने वह शर्म के मारे, लाज के मारे वह उसकी आंखें नीचे झुकाकर रखी है और उसके मन में रंगीली उमंग उड़ने लगी, है ना। किशोरावस्था में जब उन्होंने कदम रखा तो उसकी स्थिति कैसी होगी कि शर्म, वो अपने देह के शरीर के कारण और अपनी स्थिति के कारण वो खुद को समझती है कि वह बड़ी हो गई है, इसलिए उसके मन में क्या है कि अब तरह तरह के उमंग उड़ने लगी और उन सब के कारण उसके आँखें जो हैं वह लाज से भरी हुई हैं और तान रसीली थी कानों में चंचल छैल छबीले थे। उसके कानों में तरह तरह के राग सुनाई देने लगे अब, है ना। वो भी बहुत ही सुंदर राग, क्योंकि जो किशोरावस्था जो यवनावस्था जिसको कहते हैं ना वो बहुत ही सुंदर लगने लगा अब इसको। और इसके साथ साथ वह छैल छबीली चंचल हो गई और छैल छबीली माने बहुत ही सजावट प्रिय, अपने को सुंदर तरह से सज धज कर चलने का मन होने लगा अब हमारे बच्ची को। वो बच्ची की स्थिति से बढ़कर लड़की हो गई है। अब उसके दिल में किस प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं इसका यहाँ पर कवित्री हमें बता रही है। देखिए, कवित्री का कहना है कि किशोरावस्था में कदम रखते ही बच्चे की दुनिया पूरी तरह बदल गई है ना। कवित्री का कहना है कि किशोरावस्था में कदम रखते ही बच्ची की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। अब तक बच्ची की दुनिया अलग है, उसका एकमात्र साधन था खेल खेलना, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल गई है। उसकी आंखें लाज से भरी गई हैं, है ना। उसकी आंखें जो हैं लाज से, शर्म उसके आंखों में आ गई और उसके चंचल मन में रंगीली उमंग उड़ने लगी। वो मन भी चंचल बन गया और उसमें तरह तरह के रंगीले रंगीले रंगीन स्वप्न देखने लगी अब वह, और उसके मन में रंगीली उमंग उड़ने लगी। उसके कानों में सुंदर रस भरे राग गूंजने लगे, उसके कानों में सुंदर रस भरे राग गूंजने लगे और वह अपने शरीर को बहुत सुंदर ढंग से सजाने लगी, क्योंकि वह सुंदर दिखाई देना पसंद कर रही है आजकल, इसलिए कहा गया छैल छबीली, है ना। सुंदर ढंग से वह खुद को सजाने लगी। इसके बाद क्या हुआ, है ना। एक एक दिन बदलते, एक एक दशा थोड़ा बहुत बदलते ही
वहाँ पर क्या क्या स्थिति हो सकती है, हमें लेखिका कवयित्री दिखाना चाहती है। देखिए, दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। देखिए, दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब क्या हुआ कि लड़की ने जिस दुनिया में कदम रखा वह बहुत ही अलबेली, अनूठी दुनिया है। वो एक विचित्र जैसा मनमौज दुनिया है यह। तो ऐसी दुनिया में जब उसने कदम रखा, क्योंकि वह तो अब बच्ची न रही और उसके मन में एक प्रकार की पहेलियां भी बुझने लगी, है ना। तरह तरह की, ये क्या करना है, नहीं करना है, इससे करने से क्या होगा और ये करने से क्या नहीं होगा, कैसा करना है, इस तरह 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 की पहेलियाँ। और इन सबसे विचित्र बात यह है कि सबके बीच अकेले, माने वो रहती है यहाँ और मन कहीं और भटकता रहता है उसका, है ना। माने सबके बीच अकेले, वो जनता में संतोष लेना अब पसंद नहीं है, वो अपने मन की विचारों में डूबी हुई लगती है लड़की, है ना। तो इसका भाव देख लीजिए। दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। तो उसने अब जिस दुनिया में कदम रखी थी वह दुनिया बहुत सुंदर एवं अनूठी दुनिया थी। कवयित्री क्या कहते हैं कि बच्ची के स्तर से उठकर जब लड़की के दुनिया में प्रवेश की, वह दुनिया जो है बहुत ही अनूठी दुनिया है। अब बच्ची न रही, वह लड़की बन गई है ना, थोड़ा बड़ी हो गई वो, इसलिए उसके दिल में एक चुभन है, एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होने लगे। उसके दिल में क्या है, एक प्रकार के चुभन और एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होने लगे। उसके मन में एक पहेली खड़ी हो गई। लड़की सबके बीच में रहकर भी खुद अकेली हो गई है। वो तो रहती है सबके बीच में, पर वह अकेली हो गई है, अर्थात वह आत्म केंद्रित हो गई है। मतलब बाह्य जनों से उसका नाता तोड़ गया। माने तोड़ का मतलब सबको छोड़कर तो चली नहीं गई, लेकिन सबके बीच में रहकर भी वह अपने आंतरिक माने अपने मनोभावनाओं में डूबी रहती दिखाई देती है। और मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। देखिए, मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। जिसको खोजती थी वो मिल गया मुझे, है ना। यहाँ पर कवयित्री कहना चाहते हैं कि बच्ची के विचार ऐसे हैं कि वो जिसको खोज रही है वो तो उसको मिल गया, लेकिन वो बचपन पर यह आरोप करना चाहते हैं, अरे हे बचपन तूने मुझे ठगा दिया, धोखा दे दिया तूने मुझे, क्यों लाकर खड़ा कर दिया इस लड़की के उम्र में, माने इस स्तर पर क्यों खड़ा कर दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, ये कहाँ मैं इस फंदे में आकर फंस गई। यह तो एक जाल के समान है जिसमें एक मछली फंस जाती है, वहाँ फंसने के बाद क्या होगा, तड़पना ही होगा वहाँ पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्यों खड़ा कर दी, ऐसे आरोप लगाती है लड़की अपने बचपन पर, है ना। तो भाव क्या लिखा गया है देख लीजिए। कवयित्री का कहना है कि बच्ची जिसको खोजती थी वह तो उसे मिला। वह बचपन पर यह आरोप लगाती है कि हे बचपन तूने मुझे ठगा दिया, तूने मुझे धोखा दे दिया। इतना ही नहीं, तूने मुझको जवानी के फंदे में फंसा दिया, क्यों तुम ऐसे जाल में मुझको फंसा दिया, ऐसा पूछती है। अर्थात अब वह बच्ची की तरह रह नहीं सकती और लड़की जैसे व्यवहार भी कर नहीं सकती, क्योंकि उसके मन में दोनों तरह के प्रश्न हैं कि मैं बच्ची जैसी रहूं या लड़के जैसा व्यवहार करूं। इन दोनों के बीच में वह संतुलन स्थापित करना नहीं जान पा रही है, इसलिए उसके मन में दुविधा की भावनाएं होने लगी। वह लड़की जैसा व्यवहार करें,
वो तो करना, उसी को करना है उसे, उसका कर्तव्य तो अब लड़की जैसा ही बनना है, लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार हैं कि बचपन को मैंने क्यों छोड़ दिया, है ना बेटा। बेटा यहाँ तक आधा ही कविता पूरा हुआ है ना। एक क्लास के लिए इतना काफ़ी है, तो जो बाकी आधा है वह कल के क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि कविता थोड़ी लंबी है, एक दिन में इसको समाप्त नहीं कर सकते, एक एक शब्द का अर्थ जानना है ना। तो यहाँ पर मैं यह कविता समाप्त कर देती हूँ, और बाकी कविता जो है उसको हम अगले क्लास में सुनेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।